IVM। भारतीय टीम के लिए नारा इस समय बिल्कुल साफ है, रन बनाएंगे तो जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच जीत के आएंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ निखिल भाई और सबा भाई हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। इनसे आज बात करेंगे जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की और साथ ही तीसरे दिन क्या कुछ प्लान होगा भारतीय बल्लेबाजों का, इस पर बातचीत करेंगे। और चेतेश्वर पुजारा का वीरेंद्र सहवाग अवतार कितना काम आएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि कल जिस अंदाज में टेस्ट मैच के आखिरी दूसरे दिन के आखिरी सेशन में जिस तरह से पुजारा ने बल्लेबाजी की, एक नई उम्मीद, एक नई आस उन्होंने जगाई है। और साथ ही अजिंक रहाणे क्रीज पर हैं। दो ऐसे बल्लेबाज इस समय क्रीज पर हैं जिनका फॉर्म सवालों के घेरे में है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इस पारी में उन्होंने रन नहीं बनाया तो शायद उनका ये आखिरी पारी भी हो सकती है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। साथ ही कॉमन मैन शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पे भी बातचीत करेंगे। बेहद शानदार अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की और इस बात को तय किया कि दक्षिण अफ्रीका कोई बड़ी लीड ना ले पाए। तो निखिल भाई, क्योंकि कमेंट्री आप कर रहे हैं और बहुत बढ़िया अंदाज में आपने मुस्कुरा कर और कॉफी की चुस्की के साथ शुरुआत भी कर दी है। क्या इतनी आराम से कॉफी राहुल द्रविड़ भी पी पा रहे होंगे दक्षिण अफ्रीका में? क्योंकि बहुत ही नाजुक मोड पे टेस्ट मैच है इस समय। राजीव भाई, गुड मॉर्निंग सबको। मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। राहुल द्रविड़ कॉफी की चुस्की ले सकते हैं। हम लोग का जो माहौल चल रहा है वो इस समय काढ़ा पी रहे हैं। देखिए, लॉर्ड ठाकुर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजे की बात यह है कि गति नहीं है लॉर्ड ठाकुर की, राजीव भाई, लेकिन जिस तरीके से वो गेंद को लहरा रहे थे, एक वो लाइन और लेंथ, वो आउटस्विंग चल रहा था। 70-75 ओवर बॉल पुराना होने के बावजूद उस गेंदबाज की काबिलियत देखिए, वो दोनों तरफ स्विंग करा रहा था। जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स चटकाए, और मैं उस समय कमेंट्री कर रहा था तो मैंने कहा भैया ये तो मैन विद द गोल्डन आर्म है। जब एक 50 रनों की साझेदारी हुई है तब इनके हाथ में गेंद थमाई है और इन्होंने वो विकेट चटका के दी है। चाहे आप पीटरसन एल्गर की बात कर ले, बवुमा विराना जो उनका विकेट कीपर है उनकी बात कर ले, सेट बैट्समैन को आउट किया और साझेदारी तोड़ी। तो ये 7 विकेट का मेरे लिए महत्व और बढ़ जाता है। ये 7 विकेट दर्शकों को बता दें कि आप तुलना कर सकते हैं कि मुश्किल पिच पे किसी ने बैट्समैन ने भी शायद 150 रन की पारी खेली हो। निखिल भाई, तभी तो कहते हैं डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। चौथे गेंदबाज के तौर पे लेके आए आप और कल तक उनकी जगह को लेके बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बेहतरीन तरीका है कि आपके ऊपर अगर सवाल उठे तो आप जवाब मैदान पे दें, और वैसे ही किया शार्दुल ठाकुर ने कल। राजीव भाई, बहुत जरूरी है कि सवाल से ज्यादा हर एक खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि वो टीम में उनका रोल क्या है, क्यों खिलाया जा रहा। कल जो हम लोग बात भी कर रहे थे, रविंद्र जडेजा है नहीं टीम में, और आपका काम जो चौथा मीडियम पेसर का है कि आपकी काबिलियत बैट से भी देखी जा रही है, तो वो रन बनाने जरूरी है, जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन भी कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप प्योर बॉलर पे खेलने को देख रहे हैं तो आपके पास 100 टेस्ट मैच से अधिक खेलने वाले ईशांत शर्मा भी बैठे हुए हैं, 50 से अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले उमेश यादव भी खेल रहे हैं। बट साथ में एक चीज और है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल चल रहा है, इसमें ओवर रेट मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। भारत के ऑलरेडी 3 अंक जो है वो पेनल्टी में वो गवा चुके हैं। तो उस लिहाज से शार्दुल ठाकुर को भी देखना है कि मेरा रोल क्या है टीम में। अगर मैं बतौर ऑलराउंडर खेल रहा हूं तो मेरे से अपेक्षा यही है और उम्मीद सबकी ये है कि मैं जाके बैट से कंट्रीब्यूट भी करूं। वो काम जरूर ठीक है कि आपका काम है कि पहले आपने बॉलिंग करनी है फिर रन भी बनाने हैं, लेकिन दोनों काम करने हैं, इसलिए आपको मौका दिया गया। सवा भाई भी जुड़ गए हमारे साथ। सवा भाई, शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी को आप कैसे एसेस करेंगे? एक तो जिस तरह से उनका बॉल हिल रहा था, वो अपने आप में दिखा रहा था कि स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, इस पिच पे आप सही एरिया में गेंद को पिच करते रहे बस। और आपको लग रहा है ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कल शार्दुल ठाकुर की, कि विकेट की एक तरफ उन्होंने गेंदबाजी की ज्यादातर और गेंद को दोनों तरफ वो स्विंग कर रहे थे। और एक जो सवा भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे चीज लगी कि वो इतना वाइड क्रीज पे जाके आउट स्विंग कर पा रहे थे। वो पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है गेंदबाजों में कि इतना वाइड जाके गेंद आउट स्विंग कर पाए, क्योंकि आमतौर पे विकेट के क्लोज जाके तो आप आउट स्विंग कर सकते हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? उनकी ये ताकत है या ये सडनली डेवलप हो गई है जोहानिसबर्ग में जो 7 विकेट लेने में कामयाब रहे?
राजीव, मेरे विचार में तो ये तब होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। क्योंकि डे इन डे आउट आपको कई बार ऐसी विकेटों पे गेंदबाजी करनी होती है जहां से कुछ मिलता नहीं है आपको, वहां पे विकेट में कुछ जान होती नहीं है पेस बॉलर्स के लिए। वहां पर आप अलग अलग एंगल से बॉलिंग करने का प्रयास करते हैं, अलग एंगल से आप रिलीज करने की कोशिश करते हैं, कभी क्लोज ऑफ द स्टंप्स, कभी वाइड ऑफ द स्टंप्स, कभी वहां पर कटर्स डालने की आप कोशिश करते हैं। क्योंकि शार्दुल ठाकुर को सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। अब उनकी स्ट्रेंथ यही है कि अगर आप अनुशासन के साथ गेंदबाजी करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे बॉल को हिलाने के लिए, सीम पोजीशन आपकी सही होगी, एंगल बदल करके अगर आप वेरिएशंस लाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। उनके पास 140 145 की स्पीड है नहीं, तो वो करने की भी वो कोशिश नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ये सब जानना परखना उतना आसान होता नहीं है, और ये तब पॉसिबल है जब आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, चाहे वो बैटिंग में हो या फिर गेंदबाजी में हो। और शार्दुल ठाकुर ने कल यही दिखाया, ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं। कई बार तो मुझे ये लग रहा था कि जो 5 बॉलर्स हैं भारत के, उसमें लीस्ट थ्रेटनिंग अगर कोई बॉलर है तो वो है शार्दुल ठाकुर। पर चूंकि उनकी लाइन इतनी अच्छी थी, वहीं से बॉल को अंदर ले आते हैं, वहीं से बॉल वो बाहर ले जाते हैं। एक्सपेंसिव भी रहे, पर हाँ वो एक अजीब किस्म की कला है जो कि विकेट टेकिंग कला है। उनको पता है कि बैटर क्या प्रयास कर रहा है। अब जिस तरह से उन्होंने बबूमा को आउट किया, उसके पहले वाली बॉल पर चौका लगाया, उसके बाद पता नहीं कि बबूमा आगे आगे खेलने के लिए उन्होंने उनको टक इन करके क्रैम्प कर दिया और डाउन द लेग साइड आउट हो गए। मुझे लगता है ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास उस प्रकार का इंटेलिजेंस है और स्मार्टनेस है आपकी गेंदबाजी में। निखिल भाई, जो बात सभा भाई कह रहे हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि आप मैच में कमेंट्री कर रहे हैं, जो परसेंटेज है अच्छी जगह पे गेंद डालने का, शार्दुल का कल ज्यादा था बनस्बत बाकी जो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं। यानी कि वो खराब ओवर में 2-3 खराब बॉलें डालते हैं, एक विकेट टेकिंग बॉल वो डालते हैं, लेकिन कल के मैच में अच्छी बात थी कि वो सेट करके बैट्समैन को आउट कर रहे थे। यानी कि लगातार या तो आउट स्विंग कर रहे हैं, फिर एक अचानक अंदर वाली डालते थे। ये आपको लगा कि परसेंटेज उनका थोड़ा बढ़ा है अच्छी एरियाज में गेंदबाजी करने का, और इसी वजह से रिजल्ट उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहा टेस्ट मैच में? जी, वो रिदम नजर आया राजीव भाई। एक बॉलर के लिए वो रिदम बहुत बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से वो देख रहे थे कि वो बाहर वाली गेंद डाल रहे थे, उस सेटअप करने को देख रहे थे, और फिर उसी जगह से, उस लाइन से, उस लेंथ से वो एक अंदर वाली गेंद जो बैट्समैन को सरप्राइज कर रही थी। जिस तरीके से वैन डर डूसन आउट हुए, वो फंस गए, वो काइल बेराने जो उनके विकेट कीपर थे वो अंदर वाली गेंद को फंस गए, कुछ गेंदें उससे पहले उन्होंने बाहर डाली थी। तो वो रिदम नजर आ रहा था जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, वो लय नजर आ रही थी, जैसे हाथ से गेंद रिलीज हो रहा था। तो बहुत कम मौके मिल रहे थे बैट्समैन को कि वो अपना हाथ खोल सके। तो वो ये होता है किसी किसी गेंदबाज के लिए, वो रिदम नजर आता है। जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी डाल रहे थे, वो लाइन और लेंथ वो अद्भुत थी। मतलब इतना लेट मूव हो रहा था, बैट्समैन समझ नहीं पा रहा था गेंद किधर की तरफ जाएगी। तो ये वो रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे थे कल। सभा भाई, पृथ्वी का एक सजेशन हम कह सकते हैं कि उनका कहना है कि शार्दुल रिमाइंड्स मी मोहिंदर अमरनाथ। उसी उनकी बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है, बट टैक्टिकल गेंदबाजी वो करते हैं। हाँ, मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है कि जिमी पाजी की स्पीड इससे भी कम थी। यहाँ तो कम से कम 128 130 से ऊपर ले आते हैं शार्दुल ठाकुर। पर हाँ, विकेट लेने के लिए आपके अंदर वो इंटेलिजेंस होना जरूरी है। बैट्समैन को रीड करना बहुत जरूरी है कि बैट्समैन की कमजोरी क्या है, उनके स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आपको बॉलिंग करनी होती है, उस हिसाब से आपको फील्ड सजानी होती है। और मुझे लगा कि ये सारी चीजें शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में देखने को मिली। मैं निखिल की बात सुन रहा था कि बहुत जरूरी है जब आप ओवरसीज कंडीशंस में खेल रहे हैं तो अगर आपके पास 4 सीमर ऐसे हैं, उनमें से जो आपका जो फोर्थ सीमर है वो इस तरह से बीच बीच में आके स्पेल डाल ले, विकेट ले ले, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उसके ऊपर से आपको मदद मिलती है ओवर रेट को मेंटेन करने में, क्योंकि अब सभी लोग दर्शकों को भी पता हो गया है कि एक ओवर अगर आप डॉक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक आपके टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट भी डॉक हो रहे हैं। इसीलिए बहुत ही ज्यादा सतर्क होना होता है उस हिसाब से। तो ये बहुत ही सही चयन है भारत के कि वो शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा है इन कंडीशंस में, और एक महत्वपूर्ण एसेट साबित हो रहे हैं शार्दुल ठाकुर इस समय भारतीय टीम के लिए। निखिल भाई, हर्षैन का सवाल है कि सिराज क्या पूरी तरह फिट नहीं लग रहे थे, और क्या वो चौथी इनिंग में गेंदबाजी कर पाएंगे? देखिए, उम्मीद मैं करता हूं कि वो फिट हो जाएं, क्योंकि अब कल जिस तरीके से वो मैदान में वापस आए, आप एक चीज मोहम्मद सिराज के साथ वो कंफर्म कर सकते हैं, जब वो पहला ओवर डालेंगे या 20वां ओवर डालेंगे, वो इंटेंट नजर आता है, वो जोर से गेंद डालने को देखते हैं, वो जो रनअप रहता है, डिलीवरी स्ट्राइड रहता है। कल मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा अभी भी वो चोट के कारण वो दिक्कत है, जब वो बॉल डाल भी रहे थे
तो वो 100% नहीं नजर आ रहे थे। पर जितनी देर भारत बैटिंग करेगा उतनी देर उनको आराम मिलेगा, उतनी देर वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जब चौथी इनिंग में गेंदबाजी की जरूरत होगी तो वो फिट होंगे, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी जरूर, क्योंकि ये वो बॉन्ड्रस का विकेट है राजीव भाई, वो 200 सवा 200 रन वाला खेल होगा और उसके लिहाज से आपके सारे गेंदबाज फिट होने बड़े जरूरी रहेंगे। शार्दुल के लिए एक और सवाल है सबा भाई, आपके लिए वो सवाल है, पृथ्वी का सवाल है। उनका कहना है कि शार्दुल बहुत जल्दी आउट ऑफ शेप हो जाते हैं या और बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्या वो पूरी तरह फिट नहीं नजर आते आपको मैदान पे? थोड़े बल्की है शार्दुल ठाकुर, पर मुझे तो ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है वो फिट है। देखिए डैनी मॉरिसन जैसी बॉडी लगती है उनकी सब भाई कभी कभी। हाँ मतलब डैनी मॉरिसन तो और ज्यादा फिट थे राजीव। पर मुझे लगता है कि देखिए जैसे जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और ज्यादा खेलने लगेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या डिमांड्स हैं आपके बॉडी पर, और उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी होती है, उस हिसाब से आपको विल पावर मेंटेन करना होगा, उस हिसाब से आपको डाइट पर ध्यान देना होगा। और मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर एक क्विक लर्नर है। जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया है, जिस तरह से उन्होंने बल्ले और बॉल के साथ कंट्रीब्यूट किया है, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि अपने आप को और ज्यादा फिट वो करें, तभी उनका करियर लंबा चलेगा। क्योंकि भारत को इस समय इस तरह की एक फोर्थ सीमर की जरूरत है, विशेष करके ओवरसीज कंडीशंस में। निखिल भाई, अरूप महतो का एक सवाल है कि सौरव गांगुली की पहले बड़ी फेमस लाइन हुआ करती थी कि आप टाइम दीजिए, प्लेयर जो है इंप्रूव कर जाएगा। अब शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर जैसे गेंदबाजों को भी क्या इसी तरह से तैयार करने की जरूरत है? आप उनको टाइम दें ताकि वो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें और फिर एक मैच विनर गेंदबाज के तौर पे सामने आए। राजीव भाई बहुत जरूरी है, आप किसी को भी ग्रूम करने को देख रहे हैं, जितना वो खेलेंगे, जितना उनको गेम टाइम मिलेगा, उतना वो खिलाड़ी भी इवॉल्व होगा। दीपक चहर के पास जो कला है गेंद को मूव कराने की, शार्दुल ठाकुर एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में वो अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, पर उनको भी पता कि जिस तरीके से उनका पहला जो प्रमुख काम है वो विकेट चटकाना है, और नीचे आके आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और वो कितना आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन अपना जो पहले कोर स्ट्रेंथ है उसको ना भूलें। तो जितने वो मुकाबले खेलेंगे, जितने वो ओवर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, जितनी इनिंग्स में वो डालेंगे, वो और बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको अपने आप से भी पता चलता है कि मैं कहाँ पे क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, मेरी खुद की कला क्या। और बहुत जरूरी है कि हमेशा सीखने की कोशिश करते रहिए अलग अलग गेंदें डालने के लिए, क्योंकि आप अलग अलग दिशा में जाके जब टेस्ट मैचेस खेलते हैं, भारत में खेलते हैं तो अलग गेंद रहती है, एसजी टेस्ट का बॉल, इंग्लैंड में खेलते हैं तो वहां ड्यूक्स का बॉल होगा, आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो वहां पे ये कुकुबरा का गेंद इस्तेमाल होगा, तो वो अलग तरीके से चलता है। तो ये सब चीजें आपको फिर सीखने को मिलेंगी। सो भाई, अविनाश कुमार चौधरी हमारे एक नए व्यूवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक सवाल है कप्तानी को लेकर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उनका कहना है कि क्रिकेट में क्या कप्तानी बहुत ज्यादा मैटर करती है? क्योंकि जब केन विलियमसन नहीं खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम है तो बांग्लादेश ने उनको न्यूजीलैंड में जाके हरा दिया। महत्व बहुत ज्यादा होता है, विशेष करके लॉन्गर फॉर्मेट में राजीव। मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है, क्योंकि अगर आपके पास एक कप्तान है जिसको अपने प्लेयर्स के बारे में जानकारी है, उसको पता है कौन से प्लेयर को कहाँ पर उसको ठीक प्रकार से यूटिलाइज करना है, कम्युनिकेशन अगर लेवल्स उस कप्तान के काफी अच्छे होते हैं तो फिर प्लेयर्स में वो ट्रस्ट देखने को मिलता है, उनका विश्वास बढ़ जाता है। किस तरह से आप खिलाड़ी को मोटिवेट करते हैं, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजाइजिंग में, टैक्टिक्स में कौन से बॉलर को कब लगाना है, जो विपक्षी बल्लेबाज है उनके सामने कौन सा बॉलर है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, एंगल्स डिसाइड करना, उसके साथ साथ फील्ड पोजिशनिंग, बैट्समैन को रीड करना कि उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उस हिसाब से बॉलर को बॉलिंग करवाना, उस हिसाब से फील्ड पोजिशंस लगाना, इन सारी चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। पर उसके साथ साथ एक ऐसा कप्तान जो अपने प्राइमरी स्किल में जिसकी वजह से उसकी जगह है टीम में, अगर वहां पर वो परफॉर्म कर रहा है तो उससे टीम का जो मनोबल है बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। और ये ज्यादा चीजें नजर आती है लॉन्गर फॉर्मेट में, विशेष करके टेस्ट मैचेस में राजीव। निखिल भाई, ब्रेक पे जाएं और फिर भारतीय बल्लेबाजों के टारगेट पे बातचीत करें आगे। उससे पहले एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। शमी और बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी दूसरे दिन की, थोड़ा लेंथ को लेकर आप वरी है या आपको लग रहा है कि किस्मत साथ नहीं थी इसलिए उनको ज्यादा विकेट्स नहीं मिले? राजीव भाई, कितनी बारी वो प्ले और मिस वो करा रहे थे, थोड़ा एक बॉलर को भी वो एक थोड़ा सा वो, जैसे आपने कल शब्द का इस्तेमाल किया था किस्मत कनेक्शन, तो वो जरूरी है। इतनी बारी वो डीन एल्गर को प्ले और मिस, जसप्रीत बुमराह ने बाकी बल्लेबाजों को, मोहम्मद शमी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे,
तो मेरे को लगता है कि लेन से ज्यादा वो थोड़ा सा एक वो भाग्य का साथ नहीं मिला। जी, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि शमी और बुमराह टेस्ट मैच के चौथी पारी जो खेलनी है दक्षिण अफ्रीका को, वहां पे एक बड़ा खतरा वो साबित हो सकते हैं। इस पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय बल्लेबाजों को क्या कुछ करना पड़ेगा टेस्ट मैच के तीसरे दिन के पहले सेशन पे, इस पे आगे बातचीत सभा भाई और निखिल भाई से करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सभा भाई और निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। क्योंकि निखिल भाई क्रीज पे चेतेश्वर पुजारा कहें या वीरेंद्र सहवाग कहें बैटिंग कर रहे हैं, और साथ में अजिंक्य रहाणे। कल तो जो पहला उनका स्कोरिंग शॉट था वो देख के डर भी लगा, और साथ ही ये लगा कि जब आप मरता क्या ना करता वाली स्थिति में होते हैं तो फिर आप क्या कुछ कर सकते हैं आगे क्रीज पर। देखिए, बहुत जरूरी है, जो भी है रन बनाने हैं, और हर खिलाड़ी को पता है कि मैंने किस तरीके से रन बनाने हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी जहन में रखा होगा, जिस तरीके से विकेट खेल रही है, अगर वो 30-33 बॉले 35 बॉले खेल के 2 या 3 रन बनाएंगे तो एक ना एक बाहरी किनारा लग जाएगा। आपको अपने आप को बैक करना है कि और कुछ ना हो तो कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते रहे। उसमें क्या होता है कि बॉडी भी गर्म रहती है, बॉलर को वो अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने में और परेशानी होती है, क्योंकि अलग अलग बैट्समैन आपके साथ फिर वो टर्न राउंड होते रहते हैं। आप एक तरफ से 6-6 गेंदें खेलेंगे, मेडन ओवर खेलेंगे, तो आप एक बॉलर को पूरा समय दे रहे हैं, आपको वो आउट करने का वो जो उन्होंने योजना बनाई होती है कि वो अमल कर सकते हैं। जबरदस्ती शॉटें नहीं खेलने को कह रहा, लेकिन वो इंटेंट देखना चाहिए। कल वो इंटेंट देख के बड़ा मजा आया। आप कैसे देखते हैं इंटेंट को सभा भाई? जो चेतेश्वर पुजारा का कल इंटेंट था, 35 रन में 7 चौके लगा चुके हैं अब तक। वो 42 गेंदों में 35 रन अपने आप में सारी कहानी कह रहा है चेतेश्वर पुजारा की। ये गजब का कॉन्ट्रास्ट है राजीव। पहली पारी में 3 रन बनाए, करीब 30 से ज्यादा गेंदें खेली। इस समय वो 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर का है। देखिए, पुजारा में ये सिर्फ 2 ही गेम है, या तो वो एक तरह से ब्लॉक करते हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, या अगर वो एग्रेसिव शॉट्स लगाते हैं तो फिर ज्यादातर वो बाउंड्रीज में डील करते हैं। निखिल भाई, आप कैसे देख रहे हैं? आप तो कमेंट्री कर रहे थे, क्योंकि जब पुजारा आए तो राहुल जो इस दौरे पे सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है, आउट होके जा चुके थे। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया मैच को, और 58 रनों की अगर बढ़त है आज भारतीय टीम के पास, तो उसमें बड़ा रोल पुजारा के 35 रनों का है। बहुत बड़ा रोल है, और मजे की बात यह है कि जब वो रन बनाने को देख भी रहे थे तो बॉलर को भी थोड़ा सा ना बैकफुट पे धकेल के रखते हैं कि आप अगर खराब गेंद डालेंगे या थोड़ी सी ढीली गेंद रहेगी तो आपके पास सामने एक ऐसा बैट्समैन है जो प्रहार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा था, और एक बॉलर भी जानता है कि अगर एक बैट्समैन रन बना रहा है या एक साझेदारी बड़ी हो जाती है तो वो दबाव कहीं ना कहीं ज्यादा एक बॉलर या बॉलिंग यूनिट के ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर 250 से ऊपर भारत का स्कोर निकल जाता तो चौथी इनिंग में इस विकेट में वो 250 रन बनने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो वो दबाव बनाने के लिए वो रन बनाने बहुत जरूरी है, जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजी की। सभा भाई थोड़े निराश हैं। मयंक अग्रवाल को दोनों पारियों में स्टार्ट अच्छा मिला है, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। कल भी 20 रन उन्होंने बनाए और बहुत अच्छी टच में थे। एक सडनली अंदर आती गेंद को उन्होंने छोड़ा। थोड़ा सा अपने आप से दुखी होंगे जिस तरह से स्टार्ट मिल रहा है और कन्वर्ट नहीं कर पाए अभी तक इस दौरे पर। हाँ राजीव, होना भी चाहिए। और कल जिस तरह से आउट हुई दूसरी पारी में, आउट होने के बाद जो उनके एक्सप्रेशन थे यही दर्शा रहे थे कि वो भी बहुत ज्यादा दुखी है। क्योंकि देखिए, ओवरसीज कंडीशंस में एक तो शुरुआत मिलना बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर आपको शुरुआत मिल गई है तो अगर अच्छी गेंद पर आप आउट हो जाए तो अलग बात है। पर इस तरह के सॉफ्ट डिसमिसल्स या फिर अपनी गलती से अगर आप आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने एक और चांस गंवा दिया है। और मयंक अग्रवाल जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं टीम में अपनी जगह बनाने के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के स्टार्ट को वो कैपिटलाइज करें। जिस तरह की शुरुआत वो देते आ रहे हैं, एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन ड्राइव्स लगाते हैं, शानदार उनका सेटअप रहता है। जब वो ड्राइव लगाते हैं फ्रंट फुट पे तो फुटवर्क कितना अच्छा रहता है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ये एक बड़ा स्कोर हमेशा खड़ा कर सकता है। पर फिर आप इस प्रकार के शॉट्स खेल के अगर आप आउट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको अपनी एकाग्रता पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। कौन से बॉल को शॉर्ट सिलेक्शन पर आपको मेहनत करनी होगी, और उसके साथ साथ बॉल पे फोकस करना चाहिए। इस पर भी
थोड़ी बहुत मेहनत की आवश्यकता है, तभी आप इन स्टार्स को आप बड़े स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। निखिल भाई, आपके लिए पृथ्वी का एक सवाल है कि निखिल जी, जब आप कमेंट्री कर रहे थे तो कल आपने मयंक अग्रवाल जो रिस्की शॉट्स खेले थे, थर्ड शायद बॉल थी जिसके बारे में आप कमेंट भी कर रहे थे उनके फुटवर्क को लेके भी, राहुल द्रविड़ के लिए पूछा है उन्होंने कि राहुल द्रविड़ को क्या कुछ टिप्स देनी चाहिए मयंक अग्रवाल को, क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, कन्वर्ट वो कर नहीं पा रहे हैं। जी जरूर पृथ्वी जी, और मुझे लगता है कि वो राहुल द्रविड़ काम कर भी रहे होंगे। और जिस गेंद की आप बात कर रहे हैं वो रबाडा का वो गेंद था, आगे गेंद था, और ऑस्टम के वो चौथा या पांचवें स्टंप पे था। बतौर सलामी बल्लेबाज एक बैट्समैन जो है वो सिर्फ टाइम करने को देख रहा है। उनका बैट जो था इतनी जोर से मारने गए थे कि जैसे कोई सेट बैट्समैन होता है, गेंद 50 ओवर पुराना हो गया, मूव नहीं कर रहा हो, उस किस्म का फिर वो बैट फ्लो रहता है। क्योंकि शुरुआत में इनिंग्स में आप अपनी इनिंग की तीसरी गेंद पे इतनी जोर से मारने जा रहे हैं, वो हल्का सा भी सर हिलता है और नया बॉल जो है वो बाहरी किनारा लग सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई एम श्योर राहुल द्रविड़ भी काम कर रहे होंगे, किस तरीके से आपने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज कंडीशन में अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है। और राहुल द्रविड़ से बेहतर कौन बताएगा कि आपने किस तरीके से प्लान करके अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है। उसी अगले ओवर में उन्होंने वो कवर्स की तरफ एक चौका लगाया था, सिर्फ टाइम किया था, फुल फेस ऑफ द बैट, और बैट शरीर के अंदर ही था, वो शरीर के बाहर नहीं भागा था। तो उस तरीके से आप बाउंड्रीज लगा सकते हैं। सबा भाई, क्योंकि मयंक अग्रवाल जिस तरह का स्टार्ट किया, फिर पुजारा जिस तरह के अप्रोच के साथ खेले, क्या आपको लग रहा है ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि आप जाके अटैक करें और जितने रन बटोर लें उतना अच्छा है, क्योंकि आप सरवाइव नहीं कर सकते वहां खड़े होकर। हमने साउथ अफ्रीका इनिंग्स भी देखा लगातार, जब डीन एल्गर के साथ पीटरसन बैटिंग कर रहे थे, तो जब तक रन बना रहे थे पीटरसन ठीक था, जैसे ही पॉप डाउन हुए वैसे ही वो आउट हो गए। क्या ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा आप देख रहे हैं, जिस तरह से अटैक किया पुजारा ने, जिस तरह मयंक अग्रवाल जिस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे थे, और रहाणे ने जैसे ही आके बैटिंग की है? मुझे तो ये लगता है राजीव कि ये इंडिविजुअल अप्रोच ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर, कि हर एक खिलाड़ी की शैली अलग प्रकार की होती है। वो अंदर जब बैटिंग करने जाता है तो वो सबसे अच्छा जज होता है कि उसको किस तरह के शॉट्स लगाने हैं, कौन से शॉट्स को खेलने हैं, क्या स्ट्रेटजी के साथ उसको बैटिंग करनी है। और मुझे लगता नहीं है कि राहुल द्रविड़ उस किस्म के कोच हैं कि वो अपने आप को इम्पोज करेंगे कि आपको किस तरह से रन बनाना है। उनको पता है ये सभी जो बैटर्स हैं इस समय, उनके पास ढेर सारा अनुभव है, और तो उनको अपने हिसाब से गेम खेलने की इजाजत है। और अब हम लोग यहाँ पर ही बैठ के बात कर रहे हैं कि जिस तरह का विकेट है वहां पर, जिस तरह से कौन बदल कर बॉल आ रही है, इसमें अगर आप बहुत ज्यादा टिक कर खेलेंगे तो फिर आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको भी पता है जो बैटर्स जा रहे हैं अंदर, उनको किस प्लान के साथ खेलना है। तो मेरे ख्याल में ये लगता नहीं है मुझे कि ये एक तरह का टीम प्लान होगा, ये इंडिविजुअल प्लान ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर। निखिल भाई, क्योंकि 58 रनों की लीड है इस समय भारतीय टीम के पास, आइडियल स्कोर आप क्या देख रहे हैं? आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को वहां समझ पा रहे हैं, कैसे आप देखते हैं क्या आइडियल स्कोर है? तमाम ट्विटर सोशल मीडिया पे चल रहा है 175 रन, कोई बोल रहा है 150 नहीं बनेंगे चौथी पारी में, बट एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी देखते हुए और हमारी गेंदबाजी की स्ट्रेंथ देखते हुए आइडियल स्कोर क्या लग रहा है आपको? राजीव भाई, अब ये कंफर्म नहीं है कि मोहम्मद सिराज कितने छोटे ले, किस तरीके से वो गेंदबाजी करेंगे, उस पर फर्क पड़ेगा। आप एक और प्रेशर लगाने के लिए आप बतौर बैटिंग यूनिट, अब आपके हाथ में है बैट, आपको रन बनाने, यहां से आप कोशिश करिए कम से कम अगर 200 रन बन जाते या 175 और बन जाते कि 225 की लीड हो जाती, 200 के उस पार रहेंगे तो साउथ अफ्रीका के ऊपर वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर ज्यादा रहेगा। जब 150 रन होते हैं, 170 रन होते हैं, तो एक टीम जो बल्लेबाजी कर रही होती है, एक 50 रन की साझेदारी होती है, तो उनको वो लक्ष्य और करीब नजर आने लगता है, वो विश्वास आने लगता है, वो कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत जरूरी है कि यहाँ से आप कम से कम 175-200 रन बनाने को देखें, और वो तभी होगा कि वो पहला 1 घंटा जो है ना, वो किस तरीके से वो मैच चलेगा। पहले घंटे में विकेट नहीं गवाएंगे तो आप उस लक्ष्य की तरफ आप पहुंच सकते हैं। अगर पहले घंटे में विकेट गिरी राजीव भाई, तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि आज के दिन ही टेस्ट मैच खत्म हो सकता है। सबा भाई, दक्षिण अफ्रीका की थोड़ी बदली हुई रणनीति आप देख रहे हैं, उनको रन बचाने भी हैं और विकेट भी निकालने हैं, कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगी डीन एल्गर की, और शायद जिस तेजी के साथ पुजारा ने कल रन बनाए उतनी तेजी के साथ रन ना बना पाए आज। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज इनसाइड आउटसाइड फील्ड के साथ दक्षिण अफ्रीका अटैक करेगा पुजारा और जिनके रहाणे दोनों को, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह का पैटर्न रहा है इस टेस्ट मैच में, एक साझेदारी अगर होती है और वो साझेदारी अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो फिर अचानक बहुत सारे विकेट्स गिर जाते हैं।
तो यही कोशिश के साथ दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरेगी। और इसी का ध्यान देना होगा भारत को भी कि रन जो बाउंड्री सेविंग में ज्यादा हो सकता है कि आज फील्डर देखने को मिले, तो कोशिश यही होगी डीन एल्गर और दक्षिण अफ्रीका की, अगर साझेदारी बन भी रही है तो तेज गति से यहाँ पर रन ना आए, ताकि आप दबाव में रखें बल्लेबाजों को और भारतीय टीम को। और ये विश्वास के साथ दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरेगी, अगर हम इस साझेदारी को तोड़ देते हैं तो फिर और भी हमें जल्द से जल्द विकेट मिल जाएगा। मुझे लगता है ये थर्ड डे का विकेट है निखिल। यहाँ पर तो भारत की कोशिश यही होनी चाहिए, जितनी आप लंबी बैटिंग कर ले उतना अच्छा रहेगा। अब मोहम्मद सिराज के बारे में आपको पता नहीं, आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरी पारी में शार्दुल ठाकुर फिर से वो 7 विकेट का हॉल ले लें। तो अगर आप एक बॉलर शॉर्ट है तो फिर आपके बल्लेबाजों का ये दायित्व है, ये उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप थर्ड इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर खड़ा करें और कम से कम 250-275 का टारगेट सेट करवाएं दक्षिण अफ्रीका को। तब मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा शानदार स्थिति हो जाएगी भारत की ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। निखिल भाई, थोड़ा लीग से हटके सवाल है, और ये सवाल है कमल चंद क्रिएशंस के नाम से हमारे एक व्यूअर जुड़े हैं। उनका है कि आपको लगता है इंजरी प्रोन कैप्टन रोहित शर्मा राइट चॉइस है कप्तानी के लिए टीम इंडिया के, जो इंजर्ड हो जाते हैं हर दूसरी सीरीज के बाद? ये देखिए, इंजरी होना ना होना किसी के हाथ में कुछ पता नहीं। इंजरी प्रोन कहना, क्योंकि उनकी ये हैमस्ट्रिंग की दिक्कत कुछ समय से चल रही है, पर समझ सकता हूँ, क्योंकि आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जो अपने आप को फिट रखे। वो एक ही शख्स है जो टीम को चलाते रहे, उससे फर्क जरूर पड़ता है। पर उम्मीद करता हूँ कि ये श्रृंखला रोहित नहीं खेल रहे, उनको कुछ समय मिला है कि जो भी दिक्कतें उसको पूरी तरीके से उसमें सुधार ला सके, वो रिहैब कर सके ठीक से। क्योंकि यहाँ से भी राजीव भाई, और जो कुणाल जी का सवाल है कि यहाँ से भी लगातार आपकी क्रिकेट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल है, आईपीएल के तुरंत बाद आपका T20 का विश्व कप है, अगले साल फिर आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। निखिल भाई, आपने आईपीएल का क्या नाम ले लिया, सवाल ऐसा खतरनाक आ गया है। और सबा भाई, आपके लिए सवाल है, उनका सवाल है कि भैया रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज आप करने से मना कर देते हैं और आईपीएल करने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं हमेशा, तो रणजी ट्रॉफी के साथ इतना भेदभाव क्यों? अब सडनली पोस्टपोन कर दिया गया है रणजी ट्रॉफी के मैचेस। देखिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है जो स्थिति है। वसंत नारायण जी का सवाल है जी। नहीं, वसंत जी का सवाल जो है वो उचित है, पर मुझे ये लगता है कि रणजी ट्रॉफी देखिए 6 सेंटर्स में होने थे। 6 सेंटर्स में हर एक सेंटर में 6 टीमों को होस्ट करना, और फिर 40 दिन का बबल क्रिएट करना, फिर उस बबल के लिए आपको तीन वेन्यूज चाहिए होते हैं। तो इन सब जगह बबल मेंटेन करना, इन्फोर्स करना उतना आसान होता नहीं है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इस परिस्थिति में मैचेस कंडक्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस समय पोस्टपोन किया गया है रणजी ट्रॉफी को। अब आईपीएल कब होगा, कैसे कराएंगे, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा बीसीसीआई के ऊपर। और मुझे लगता है कि अभी से जरूर चर्चा शुरू होने लगी होगी कि अगर आईपीएल कराना है तो कहाँ कराया जाए। पिछले साल एक लेग यहाँ हुआ था, फिर दूसरे लेग के लिए दुबई में जब यूएई जाना पड़ा था, तो उस तरह की स्थिति आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से बहुत ही चैलेंजिंग है ये बीसीसीआई के लिए। और पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई का प्रयास यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो डोमेस्टिक मैचेस है वो हो जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है वो होता रहे, और उसके साथ साथ आईपीएल जो है वो भी ठीक तरह से कंडक्ट हो जाए। सोनी साहब का एक सवाल है, कंटिन्यू आ रहा है। निखिल भाई, इनका ले लेते हैं सवाल, नहीं तो लग रहा है ढेर सारे और पोस्ट वो मार देंगे। उनका सवाल है कि पुजारा और रहाणे जो है सेम एवरेज के साथ पिछले 2 सालों में बैटिंग कर रहे हैं जैसे कि विराट कोहली कर रहे हैं, और अगर हम कंपेयर करें ओवरसीज मैच जीतने या बचाने की बात करें तो वहां पर चेतेश्वर पुजारा और रहाणे ज्यादा बेटर एवरेज के साथ हैं अगर आप कोहली से तुलना करें तो। देखिए, ये 3, 4 और 5 नंबर के बैट्समैन की दिक्कत रही है। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से इस समय चेतेश्वर पुजारा और जिंक्या रहाणे क्रीज पे डटे हुए हैं, नॉट आउट बैट्समैन है, ओवरनाइट बैट्समैन है, आज आके उस स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील करेंगे। आप मुकाबला जिताने में आपका बड़ा योगदान रहेगा। और साथ में जो सवाल है आपके बैटिंग करियर के ऊपर, वो कुछ देर के लिए थम जाएंगे, क्योंकि फर्क ये है कि सिर्फ आप रन नहीं बना रहे, जो खिलाड़ी बाहर भी बैठे वो रन बना के बैठे हुए हैं, चाहे वो हनुमा विहारी है और श्रेयस अय्यर भी है, वो बाहर रन बना के बैठे हुए हैं। और विराट कोहली की बात रही, जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने पहली इनिंग में 35 रन बनाए थे, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा व्यतीत हो रहा है राजीव भाई कि एक बड़ी इनिंग राउंड द कॉर्नर है। पता ये भी चलता है कि एक बैट्समैन किस तरीके से आउट हो रहा है, प्ले मिस हो रहा है, या उन्होंने जिस तरीके से 35 रन बनाए वो पैची 35 रन नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट 35 रन थे। गेंद बैट के बीच में लग रहा था,
और दोनों इनिंग में एक एक वो खराब शॉट और वो आउट हुए सेट होने के बाद। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों बल्लेबाज मेरे लिए रन बनाए, क्योंकि ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर एक तरीके से भारत की रीढ़ की हड्डी है बैटिंग को लेके। बिल्कुल सभा भाई, चलते चलते सवाल फिर पुजारा साहब को लेके है कि जो 35 रन उन्होंने कल बनाए कहीं आईपीएल की फ्रेंचाइजियों के लिए तो नहीं था जिस तरह के शॉट मेकिंग किया उन्होंने? देखिए पिछली बार तो उनको सीएसके ने चुना था, इस समय तो उसको लेकर भी सवाल है कि उनको क्यों लिया गया था आईपीएल में, मैच से एक भी खिलाया नहीं। ये तो सवाल एमएस धोनी से पूछना चाहिए, हमें हम लोगों से नहीं। तो मुझे लगता है कि इस समय पुजारा और अजिंक्य रहाणे, देखिए एक तो है कि अगर आप टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं तो आपको कुछ लंबी रोप मिल जाती है, जो कि इस समय पुजारा और अजिंक्य रहाणे के साथ हो रहा है। पर अगर आपको लंबी रोप दी जा रही है, राहुल द्रविड़ अगर आपको वो दे रहे हैं, कप्तान अगर वो आपको दे रहा है, तो अब समय है कि आप उसको जस्टिफाई करें। तो ट्रस्ट आपको दिखाया गया है, उसको भी आप जस्टिफाई करें। तो चलिए, आज एक ऐसा दिन है जहां पर ये परिवर्तन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बल्लेबाजी में। तो सभा भाई, कितना आइडियल स्कोर आप देख रहे हैं? सर मैंने निखिल भाई से तो पूछ लिया, आपका भी एक चाहिए व्यू। मैंने तो बताया, मुझे लगता है कि कंफर्टेबल रहेगा अगर भारत 250, 275, अगर ज्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है, पर आई थिंक 275 वुड बी एन आइडियल टारगेट फोर्थ इनिंग्स के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो चलिए, समय बहुत ज्यादा इस टेस्ट मैच में और बल्लेबाजी आपको अच्छी करनी पड़ेगी ताकि इस टेस्ट मैच को न सिर्फ आप जीते बल्कि दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर पहली बार सीरीज जीतने में कामयाब रहे। पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय बल्लेबाजों पे है, खासतौर से 2 सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन क्रीज पर है, लेकिन चिंता का सबब यह भी है कि 2 सबसे खराब फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज क्रीज पे। हालांकि एक झलक पुजारा ने दिखा दी है, अब बारी शायद अजिंक्य रहाणे की है। 2 अच्छी साझेदारी इस मैच में भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पे ले जाके बिठा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with Shreya Sundaresan, co-founder of data-led climate organization Transition Zero. They discuss using data science and financial modeling to fight climate change. It's tough to be a comedian or satirist in India today, but Akash Banerjee is thriving. Check out this year-ender episode of The Wire Talks where he joins Siddharth to sum up 2021. This week on Probation Se Promotion Tak, Abhinav talks about some basic tips to negotiate a good salary. On The Longest Constitution, Priya takes us through the issue of entitlement and reservations at the workplace, especially when it comes to caste hierarchies and sexual harassment. On the Habit Coach podcast, Ashwin is joined by Sonali Sabharwal. She's a macrobiotic nutritionist and they discuss how Vipassana meditation can help us get over stress and deal with other mental health issues. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.